दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं पीपुल वे। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक खींचतान चल रही थी, जिसके बारे में लगा था कुछ समय पहले कि अब उसको विराम लग गया है। जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, योगी आदित्यनाथ तो क्या पहुंचे थे, वो तो कई बार प्रयास कर चुके थे, लेकिन अंततोगत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर कृपा कर दी थी, उनको मुलाकात करने का अवसर दे दिया था। और उसके बाद में वो अमित शाह के सामने भी मिले थे और अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने पूरी तरह से ये जताने का प्रयास किया था कि नहीं, हम हमारे मन में आपके साथ 36 का आंकड़ा रखने का कोई इरादा नहीं है। हम आपको आपके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो और उसके बाद में जब अमित शाह उनसे ये दिखाई दिया कि आश्वस्त हो गए उनसे, तो फिर अमित शाह ने जो उन्होंने लखनऊ में बुलाया था, पुलिस की जो भर्तियाँ हुई थी उसमें नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, उसके लिए सहमति दे दी थी। और अमित शाह आए भी थे, तो अमित शाह ने वहाँ पर भी योगी को ये भरोसा दिलाया था कि हम मतलब ये तो बातें वैसे तो गोपनीय रहती हैं, लेकिन जो अनुमान किया गया था, जिस ढंग की वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज थी अमित शाह की और योगी जी की, तो उससे लगा था कि उन्होंने योगी जी को ये भरोसा दिला दिया कि हम आपके जो उत्तर प्रदेश के कामकाज में अनावश्यक कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई दखल नहीं देंगे, आप अपने मुताबिक जो है सरकार को चलाइए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके योगी आदित्यनाथ के अपने को योगी आदित्यनाथ का प्रतिद्वंदी समझने वाले उनके उप मुख्यमंत्री जो केशव मौर्य हैं, उनका कद राष्ट्रीय स्तर का करने की जो कोशिश की है, ये जो आया है सामने, तो इससे लगता है कि नहीं, अभी अदावत ख़त्म नहीं हुई है। अभी केंद्र ने पैंतरेबाजी उत्तर प्रदेश में अपनी बंद नहीं की है, वरना बिहार में उनको जो है बिहार में उन्होंने ये किया कि धर्मेंद्र प्रधान को तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ को चुनाव के लिए प्रभारी बना दिया है और उनके साथ सह प्रभारी के रूप में नियुक्ति की गई है केशव मौर्य की। जबकि इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह को निर्देश दिया गया था कि वो बिहार में जाके स्थिति को संभाले, और ये बात साबित हो चुकी कि स्वतंत्र देव सिंह की वर्तमान में पिछड़ों के बीच जो पकड़ है, वो पिछड़ों के बीच पकड़ भी मजबूत है उनकी केशव मौर्य के मुकाबले, और साथ ही संगठन के तो मास्टर हैं और चुनाव का प्रबंधन भी बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। जब 2014 में मोदी की सरकार बनी थी, तो उसके बाद में जो चुनाव हुए वहाँ पे जिन राज्यों में उनको मध्य प्रदेश में भी भेजा गया, जिन राज्यों में उनको भेजा गया, उन राज्यों में उन्होंने बहुत बेहतर प्रबंधन किया। यहाँ तक कि गुजरात के चुनाव में भी उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए गुजरात में भी उनकी प्रतिभा का, उनके हुनर का इस्तेमाल किया था। गुजरात जो प्रधानमंत्री का और अमित शाह का दोनों का गृह राज्य है, लेकिन फिर भी उनको जरूरत महसूस हुई कि नहीं, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाए। तो अब जब स्वतंत्र देव सिंह को कह ही दिया गया था, स्वतंत्र देव सिंह हाल में वहाँ पे बिहार का एक निर्माण कर भी आए हैं, पिछड़ों के बीच में उनकी पकड़ मजबूत है, जैसा कि हम बता चुके, और चुनाव प्रबंधन भी बहुत अच्छा है। तो फिर क्या ज़रूरत थी कि औपचारिक रूप से बिहार के लिए सह प्रभारी के बतौर केशव मौर्य की घोषणा की जाए। और ये केशव मौर्य का कद बढ़ाने का प्रयास कोई पहला इसका वाकया नहीं है। केशव मौर्य तो जब 2017 में चुनाव हुए, तो संयोग से केशव मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वो 2017 का विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली, उसके पीछे ये था कि उस समय मोदी मैजिक बहुत ही चरम सीमा पे चल रहा था। मोदी, लोग दीवाने थे मोदी के, तो मोदी के नाम पे वोट पड़े, इसलिए इस तक का रिजल्ट आना ही था। दूसरी बात यह है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। अब अमित शाह की अन्य मुद्दों पर चाहे जितनी आलोचना की जाए, लेकिन उनके आलोचक भी जो मानते हैं, वो भी ये मानते हैं कि अमित शाह की सांगठनिक क्षमता का कोई जवाब नहीं, चुनावी रणनीति का कोई जवाब नहीं है। वो
कहा तो ये जाता मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये भी कहा जाना चाहिए अमित शाह तो है तो मुमकिन है। अमित शाह किसी भी जिन राज्यों में कभी भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं जीती थी, उन राज्यों में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा के दिखा दिया है। और जैसे पश्चिम बंगाल में भले ही परचम न लहरा पाया हो, लेकिन परचम अपना जीत का परचम भले ही लहरा पाया हो, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने पसीने छुड़ा दिए थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसी तरह तमिलनाडु और केरल उनके निशाने पे पहले भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में जो स्थिति थी, आज उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये अमित शाह को अगर लगातार ये उनके प्रयास जारी रखते हैं, उनको लगातार अपने प्रयास जारी रखने का मौका मिलता है, तो कोई आश्चर्य नहीं जबकि इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की डुबकी पिटी है। तो जब अमित शाह ही प्रभारी थे उत्तर प्रदेश में, तो उसका तो वो रिजल्ट आना ही था, लेकिन उस समय पे इनको गलता हो गया हमारे केशव मौर्य जी को कि नहीं, ये तो मेरा चेहरा सामने, प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा चेहरा सामने था, इसलिए पिछड़ी जातियों ने जो बहुसंख्या में है उत्तर प्रदेश में, इसलिए पिछड़ी जातियों का एकजुट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। जबकि उस समय तो मोदी जी भी पिछड़ी जाति के नेता के रूप में वो तो कहते थे मैं नीच जाति का हूँ, मैं तो उपेक्षित जाति का हूँ, इस बात का, और बाबा साहब की बात पे दुहाई देते थे। तो उस समय तो सबसे बड़े पिछड़ा चेहरा के रूप में मोदी ने अपने आप को स्थापित कर लिया था, तो उसके सामने क्या जरूरत छोटे मोटे पिछड़े चेहरे की। उनका तो उन्होंने तो इतनी मजबूती से पिछड़े चेहरे के रूप में अपने स्थापित कर लिया था कि मुलायम सिंह उस समय जीवित थे, तो मुलायम सिंह भी के मन में भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था कि कुछ नहीं तो अपना भाई इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ, तो जैसे वो अन्य प्रधानमंत्रियों के लिए मुश्किलें पैदा करते थे, मुसीबतें पैदा कर सकते थे, उसकी बजाय मुलायम सिंह ने तो इसी नाते केवल ये समझ के कि ये भी पिछले वर्ग के हैं मोदी, और उनके प्रति जो है उनकी हमदर्दी उसी समय झलकने लगी थी, और वो फिर बाद में उसकी परिणति यहाँ तक हुई कि मुलायम सिंह ने दूसरी बार भी उनको संसद में खुलेआम अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दे डाला था, इस बात की परवाह किए बिना कि इसका जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारा कोर वोट बैंक है मुसलमानों पे, उन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये था कि वो लहू पुकारेगा कि इस टाइम में वो मोदी के प्रति उनके मन में इतना अपनत्व, इतनी आत्मीयता उमड़ पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इन स्थितियों में केशव मौर्य का कोई मतलब ही नहीं। केशव मौर्य थे खाम में जो है ये प्रचारित करा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ी सफलता मिली है वो मेरी वजह से मिली, लेकिन पूर्ण बहुमत मिल जाने के बाद में जब मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा चुना जाए, इसकी कवायद शुरू हुई, तो जो आज अमित शाह के गॉडफादर बने हुए, इन्होंने तक केशव मौर्य का नाम नहीं लिया कभी। पहले तो नाम नहीं हुआ, राजनाथ सिंह का नाम हुआ, फिर मनोज सिन्हा का नाम आया, और फिर आखिरी में सबकी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की भी और संघ की भी निगाहें योगी आदित्यनाथ के नाम पे जाके टिक गई। और उसकी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मतलब अमित शाह और जो है मोदी जी को क्यों रास आया था योगी जी का, क्योंकि उस समय उनको ये था कि उस समय लोगों ने बता दिया था कि उनको नरेंद्र मोदी को कि राजनाथ सिंह तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे बहुमत मिलेगा नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो भले ही हमने अभी प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित कर रखा हो, पर जो सहयोगी दल हैं एनडीए के वो तैयार नहीं होंगे, नीतीश तो खुलेआम वकालत कर रहे, तो फिर ये होगा कि संघ को एक ऐसा चेहरा तलाशना पड़ेगा जो सारे सहयोगी दलों को मान्य हो, और उसमें मेरा चेहरा सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर रहेगा। तो उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री पद की तो जो लॉटरी है वो तो उनके नाम निकलने जा रही प्रधानमंत्री पद की, लेकिन स्पष्ट बहुमत मिल गया, अच्छा खासा बहुमत मिल गया, और राजनाथ सिंह पिछड़ गए। पर जब ये बात ये कानों तक पहुंची मोदी जी की, तो मोदी जी सशंकित हो गए राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह का समय रहते वो जो है पर काटने के जतन में लग गए। तो उन्होंने ये सोचा कि ये योगी जी तो अभी अनाड़ी हैं
क्योंकि योगी जी ने तो लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस समय भी जब उनका मुख्यमंत्री के रूप में नाम तय हुआ तो वही उस समय भी वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के ही सदस्य थे। तो उन्होंने कहा ये तो अभी अनाड़ी हैं, नए हैं, तो इनको जैसा हम चाहेंगे वैसा नचा लेंगे। तो इनको हम एक प्रमुख क्षत्रिय नेता के रूप में इनका नाम आगे बढ़ाएंगे, इनको स्थापित करेंगे, चेहरे को बड़े देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी क्षत्रिय चेहरे के रूप में लाएंगे और उससे राजनाथ सिंह जो का काम अपने आप में तमाम हो जाएगा। तो एक अनुग्रह का कारण ये भी एक था। तो योगी आदित्यनाथ जो लोग विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं थे, उनको बना दिया। और जो अपने आप को ये कह रहे थे केशव मौर्य की सारी सफलता मेरे चेहरा आगे होने की वजह से मिली है, तो इनको ये विधानसभा का चुनाव भी जीते हुए थे। तो इनकी ओर उस समय निहारा भी नहीं अमित शाह ने। तो और उसके बाद में फिर भी क्या हाईकमान ने भले ही बना दिया हो, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को केशव मौर्य। तो इसलिए ये वो एक ड्रामा हुआ जब वो एनेक्सी के पंचम तल पे पहुंच गए जहाँ मुख्यमंत्री बैठते, और उन्होंने मुख्यमंत्री की बैठने वाली कुर्सी पे खुद जाके विराजमान हो गए, अपनी नाम की आगे प्लेट भी लगा ली, तमाशा होता रहा शाम तक। पर शाम को किसी तरीके से उनको हटवाया गया, उनकी प्लेट हटवाई गई। तो इस तरीके यहाँ तक आमादा हुए थे, यहाँ तक उनके मन में भर गया था कि नहीं, मुख्यमंत्री पद का सच्चा दावेदार तो मैं हूँ, देर सवेर मुझे ये पद मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रतीक्षा में वो थे। तो जब नहीं मान रहे थे तो पहले दिन से ही योगी की सरकार में एक अंतर्द्वंद की स्थिति बन गई थी। और जब अंतर्द्वंद की स्थिति बनती तो मुख्यमंत्री की छवि पर भी उसका एक असर पड़ता है। तो वो जो है वो मुख्यमंत्री की छवि प्रभावित हो रही थी, उनको अपनी हनक बनाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था योगी आदित्यनाथ का। लेकिन इसके बाद में ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ को लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो जो उन्होंने अपना कट्टर एजेंडा जब लागू किया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सच्चे हिंदू हृदय सम्राट तो योगी जी हैं। और उनका कद जो है एक वर्ग द्वारा नरेंद्र मोदी से भी ऊपर बताया जाने लगा। तो उसके बाद में चौकन्ना हुए मोदी और शाह, और उसके बाद में हुआ कि उनको बोनसाई करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। और उसके लिए उनकी केशव मौर्य के कंधे पर रखकर और अमित शाह ने बंदूक चलानी शुरू कर दी। और फिर जो है अगली बार भी हालांकि रिपीट फिर योगी आदित्यनाथ भी हुए, लेकिन दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब तो पहले दिन से ही चर्चा शुरू होने लगी कि वो कितने दिन के मेहमान हैं, कितने दिन तक वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने तो लोकसभा के चुनाव के समय इसी को मुद्दा बना लिया था कि योगी आदित्यनाथ तो बस लोकसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद में उनको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और ये उन्होंने जो कहा था तो उसका असर मान लो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पर पड़ा, क्योंकि ठाकरों की बड़ी संख्या ने कि ये मोदी और शाह को खलनायक के रूप में देखा कि हमारे नेता को हटाने वाले हैं। और इस चक्कर में ठाकरों का जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला था उसमें एक बड़ी गिरावट आई और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा। ये स्थिति पैदा हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बनाए रखा, उनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखा। और दूसरी बात तो ये हुआ था कि 2022 के लोकसभा के चुनाव में तो ये हुआ था कि जो योगी, इसका भी जिक्र करना ठीक होगा कि जो केशव मौर्य कह रहे थे कि मेरी बदौलत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीती है, बहुमत मिला है, वो खुद सरातू से चुनाव हार गए। अब उसमें योगी का कितना योगदान था, योगी ने किस तरह से बेहतरघात की, ये इसको लेकर सिगूफेबाजी तो होती रही, लेकिन कोई बहुत स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि योगी जी ने उनके साथ में कोई बेहतरघात किया, योगी जी ने उनके साथ में कोई जो है उनको हराने की कोई साजिश की। पर केशव मौर्य का खेमा तो यही बात मानता है। तो चुनाव हार गए तो लगा था कि अब
अब केशव मौर्य को अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी, और हैसियत क्या समझ में आ जाएगी, अब केशव मौर्य से टंटर टूट जाएगा, वो मंत्रिमंडल से ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने फिर दिखाई खुल के तरफदारी उनकी केशव मौर्य को, और उनको किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी और उप मुख्यमंत्री बनवा दिया था। और इसके बाद में फिर केशव मौर्य एक समानांतर सत्ता चलाने जैसी कोशिश करते रहे। जब यहाँ पे विधायकों की और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद बढ़ा तो उन्होंने संगठन सरकार से बड़ा होता है इस ढंग के कह के और अपने एक ये कहने की हिमाकत जताई और उनका योगी को नीचा दिखाने की कोशिश की। इन सारी पूरे घमासान के बीच में उत्तर प्रदेश में स्थिति बड़ी विचित्र बन गई थी। तो अंततोगत्वा अभी हाल में जैसा हमने बताया कि जब योगी जी पहुँचे, योगी जी ने भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया, वो भी थोड़ा बैकफुट पे गए और उन्होंने बजाय खुद मुख्तार मुख्यमंत्री के और ये बताया कि नहीं, मैं उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने आज्ञाकारी मुख्यमंत्री के रूप में ही काम करूंगा। और खुद मोदी और शाह की स्थितियाँ भी पहले की तरह, जब आप पीले दम पर बहुमत नहीं बन पाया भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में, तो उनकी भी पहले की तरह की जो उनका काम, पहले की तरह फैसले लेने का जो उनका हौसला था, तो उसमें वो भी कमज़ोर हुए। तो इसलिए युद्ध विराम हो गया था। लेकिन ये इस युद्ध विराम के बाद में फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिससे योगी का मन खट्टा हुआ। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि योगी जी ने जैसे तैसे तो अपने मनपसंद के मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बना पाया था। तो अगर दुर्गा शंकर मिश्रा को तो 3-4 बार सेवा विस्तार दिया गया, तो उनको ये था कि आपके अंदर से हमारा सारे मामले पैचअप हो गए, तो मनोज कुमार सिंह को भी हम सेवा विस्तार दिलवा देंगे। पर किसी भी कीमत पर केंद्र को ये गवारा नहीं हुआ। और मनोज कुमार सिंह का जब शाम 5 बजे 31 जुलाई को जब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया, और तब तक जब केंद्र से कोई लेटर नहीं आया उनके सेवा विस्तार का, तो मजबूरन फिर दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बिठाना पड़ा। अब चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी अगर उन्होंने ये विकल्प रख छोड़ा था योगी आदित्यनाथ ने कि अगर मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार नहीं होगा तो वो दीपक कुमार को बना देंगे। लेकिन इस बीच में केंद्र का संदेश आ गया कि नहीं, दीपक कुमार को मुख्य सचिव की शपथ नहीं दिलानी है, मुख्य सचिव आपको बनाना है शशि प्रकाश गोयल को। तो शशि प्रकाश गोयल को मन मार के शशि प्रकाश गोयल को उन्हें अपने मुख्य सचिव के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके पहले डीजीपी के रूप में वो प्रशांत कुमार को बनाए रखना चाहते थे, तो डीजीपी उनका तब प्रशांत कुमार का भी सेवा विस्तार नहीं दिया गया था अन्य राज्यों में, जबकि आज तक के विरोधी दलों की जहाँ सरकार थी वहाँ पे भी उनके मनपसंद के अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा था। लेकिन अपनी पार्टी के वो योगी ने कहा कि हम तो आप ही की पार्टी के, तो लेकिन फिर भी हमारे अनुरोध को, हमारी मर्जी को आप को इतनी बेदर्दी के साथ में ठुकरा रहे। तो फिर योगी जी के दिमाग में एक खटास पैदा हुई, फिर योगी जी के मन में एक क्लेश जैसा पैदा हुआ, फिर योगी जी को फिर कोफ्त पैदा हुई। तो अब उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो जो शशि प्रकाश गोयल जो मुख्य सचिव बनाए गए थे, वो एक दिल्ली में किसी बैठक में गए होंगे और जब लौट रहे थे तो नोएडा में उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप करा लिया। तो पता चला कि उनके तो हार्ट के सारे बल्ब बंद हो गए हैं और उनको इमीडिएट ऑपरेशन की ज़रूरत। तो वो तभी एकदम पूरा छुट्टी डाल के अपनी और वो उन्होंने तत्काल ही ऑपरेशन के बेड पे चले गए। उनके बाईपास सर्जरी हुई और बाईपास सर्जरी होने के बाद में वो लंबे समय तक छुट्टी पे बने रहे। इस बीच में दीपक कुमार को योगी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब जब वो वापसी कर रहे थे शशि प्रकाश गोयल, तो जो अनुमान किया जाता है कि उनको ये और इस नाते ये जो मुख्य सचिव उनका अपना नहीं बनवा पाया उन्होंने, तो ये इसमें और इस कारण बुरा लगा कि आपने
एक अच्छी बात है, स्फूर्तिवान है इतने। मनोज कुमार सिंह भी थे, भले ही वो रिटायर हो रहे हों, और दीपक कुमार भी, भले ही वो भी दीपक कुमार भी उम्र में बड़े सत्य प्रकाश गोयल, लेकिन वो उनसे उनकी तुलना में स्फूर्तिवान तो बहुत है, उसके उनके तुलना में एनर्जेटिक तो बहुत है। लेकिन उनको न करके और आपने केवल हमें परेशान करने के लिए आपने जो है वो एक बीमार आदमी को, एक बीमार अफसर को मुख्य सचिव बनाने के लिए हमें मजबूर कर दिया। तो ये जो है ये जो योगी आदित्यनाथ की खिन्नता थी, तो इस खिन्नता का परिणाम ये होगा कि सत्य प्रकाश गोयल जब दोबारा कार्यभार लेने के लिए पहुंच रहे थे अपने दफ्तर में, उसके 1-2 दिन पहले ही उन्होंने एक सूची जारी करवा दी, जिसमें सारे पद मुख्य सचिव के उन्होंने दीपक कुमार को दे दिए, और केवल नाम शोभा मात्र का के मुख्य सचिव रह गए सत्य प्रकाश गोयल जब तक उन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये एक तरह से ये शह देने जैसा मामला था, और शह देने के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको संज्ञान में लिया। तो इसलिए केशव मौर्य पर मेहरबानी की गई कि उनको बिहार का सह प्रभारी बनाया दिया गया, ताकि जिस तरह से एक प्रमुख भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल हो चुका है, उसी तरीके से वो जो है उनका केशव मौर्य का नाम उसी तरीके से शामिल कर सकें, उनसे भी जो है उनका कद उनसे भी ऊंचा बना सकें। और उसके पहले भी वो तो इस बात के लिए प्रयास कर चुके थे कि केशव मौर्य का नाम अमित शाह ने ही भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा के स्थान पे जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, तो उसमें भी केशव मौर्य के नाम को उन्होंने जानबूझ के उन्होंने उछलवाया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला ऐसा पेच फंस गया है कि लगता है कि जेपी नड्डा ही कंटिन्यू करते रहेंगे, और बराबर ये चर्चा चलती रहेगी कि अब नवरात्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा, फिर नवरात्र में नहीं हुआ तो अब दिवाली में हो जाएगा, फिर नववर्ष में हो जाएगा, इस तरीके से करके। और जब तक कि मोदी का बिल्कुल यसमैन के लिए संग तैयार ना हो जाए, तब तक वो दूसरा कोई नाम आने नहीं देंगे। तो इसलिए इस कारण से वो केशव मौर्य के लिए जो ये प्रस्ताव था कि इनको राष्ट्रीय मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जाए, तो वो चला गया था, हाशिए पर चला गया था वो प्रस्ताव, वो मजबूरी हो गई। पर अब उनको बिहार चुनाव के लिए सह प्रभारी बना के और अमित शाह ने ये सिद्ध कर दिया है कि अभी हमने योगी को मोहलत नहीं दी है, मुक्ति नहीं दी है। अभी हम योगी पर सवार हैं, योगी पर अंकुश रखने की सारी गतिविधियाँ जरूरी हैं। और दूसरी बात कि केशव मौर्य पर भी उन्होंने साबित किया कि हमारी अनुकंपा कम नहीं हुई है। हम केशव मौर्य का चेहरा, उनका कद योगी से भी ऊंचा करने की जो हमारी मंशा है, हम उसमें पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ये स्थितियाँ सामने आई हैं। लोग इस जंग का एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो कुछ ये हुआ है उसकी वजह से। तो अब जो है ये हो गया कि अब ये लड़ाई का ये एक नया मोर्चा फिर अब अमित शाह ने खोला है। तो इस नए मोर्चे की परिणति क्या होती है, इसके जवाब में योगी कौन सी कार्रवाई करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।